ईडी के सवार, सड़कों पर बवाल। कांग्रेस परेशान, रायसीना तक रार। मेरी फरियाद सुनो। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं ईडी और कांग्रेस के बीच तकरार को लेकर। राहुल गांधी से ईडी की कई राउंड में चली पूछताछ से कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर हल्ला बोल दिया है। जहां एक और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल कर रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपने करप्शन को छिपा रही है। जारी है, उसके खिलाफत करते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा, हमारा फर्ज है। जो मर्जी वो कर रहे हैं, इसके लिए हम इनके प्रदर्शन करते हुए आम लोगों के सामने ये मोदी जी की जो और बीजेपी सरकार की जो तानाशाही की रवैया, वो तानाशाही की रवैया को उजागर कर रहे हैं। अपने क्राइम पर कवच चढ़ाने के लिए इस तरह का क्रांति दिखाई पड़ती है इनकी कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी अपने क्राइम पर कवच चढ़ाने का ये क्रांति, महान करप्शन की क्रांतिकारी लोग हैं और इस तरह की क्रांतियां जो हैं वो करके वो अपने करप्शन को कैसे छिपाएं इसकी कोशिश करते रहते हैं। उसमें वो और चीजें भी जोड़ देते हैं। दर्शकों के कुछ ट्वीट्स भी हमारे पास मिले, कुछ चुनिंदा ट्वीट्स आपको बताते हैं। अजीत गुप्ता ने लिखा है, ट्वीट किया है कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल से हो रही पूछताछ को कांग्रेस इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही है। ये अजीत गुप्ता ने ट्वीट किया है। पुष्कर शर्मा ने ट्वीट किया कि पी चिदम्बरम ने जिस कानून को धार दी वही अब कांग्रेस के गले की फांस बन गया। ये पुष्कर शाह। देश में दो जांच एजेंसियां हमेशा ही सत्ता के सेंटर में रहती हैं, केंद्र में रहती हैं, ईडी और सीबीआई। दोनों के काम और उसके एक्शन को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे। सत्ता में बैठी पार्टियों पर हमेशा आरोप लगता है कि वो इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम देखते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर ईडी और सीबीआई के काम में क्या फर्क है। ईडी और सीबीआई को देखिए। ईडी किसी भी राज्य में छापेमारी के लिए उसको इजाजत नहीं होती, जरूरत नहीं होती इजाजत की। दूसरी तरफ सीबीआई को किसी राज्य में कार्रवाई के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होती है। ईडी को केस के दौरान किसी भी एजेंसी और सरकार में अनुमति की जरूरत नहीं है। कोर्ट के आदेश पर हो रही जांच के मामले की सीबीआई कहीं भी जा सकती है। ईडी किसी भी अधिकारी की गिरफ्तारी के लिए उसके विभाग की अनुमति की उसको जरूरत नहीं होती है। सीबीआई करप्शन के आरोप में अफसर पर केस चलाने के लिए उसे उसके डिपार्टमेंट की अनुमति, परमिशन की जरूरत होती है। ईडी में केवल आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण करने और कार्रवाई करने वाली एजेंसी है। उसके पास केवल फाइनेंशियल मामले होते हैं, जबकि सीबीआई हर तरह के अपराधों की रोकथाम और उनकी जांच करती है। ईडी विदेश में अवैध संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और रोक लगाने का अधिकार उसके पास होता है, जबकि सीबीआई केवल कोर्ट के आदेश और डिपार्टमेंट की मदद से विदेशों में कार्रवाई कर सकती है। ये इन दोनों एजेंसीज में बड़ा अंतर है। हालांकि दोनों ही एजेंसीज हमेशा चर्चा में रहती हैं, सत्ता के केंद्र में रहती हैं। हमारे साथ सीबीआई के एक्स स्पेशल डायरेक्टर साहब एमएल शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए। शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा ज्ञान मुझे दीजिए कि जांच एजेंसियों की जांच को लेकर हमेशा क्यों हंगामा बरपा रहता है। जी, ये आप देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है लगातार राहुल गांधी को लेकर प्रदर्शन कर रही है, बार बार बात कर रही है। आज कांग्रेस जो है राष्ट्रपति भवन तक भी पहुंच गई और उसका सुबह सत्याग्रह किया था। इसके बाद उन्होंने सांसदों के साथ बैठक की और कांग्रेस लगातार कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी उनके सबसे मुखर नेता को लेकर हंगामा किए हुए और उनको अटैक कर रही है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि पिछले 6 साल में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के कितने केस दर्ज किए और कितनी संपत्ति जब्त की है। ये देख सकते हैं 6 सालों में मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में क्या क्या हुआ है। ये आप देख रहे हैं 2016 में और 17 में 200 केस दर्ज हुए और संपत्ति अटैच हुई 11,032 करोड़। 2017-18 में जो है 148 मामले दर्ज हुए और 7,432 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। 2018-19 में 195 मामले दर्ज हुए और 15,490 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई, जबकि 2019-20 में 562 मामले पहुंच गए दर्ज होने में और संपत्ति जब्त हुई
28,815 करोड़ की और 2020-21 में 981 मामले दर्ज हुए, 14,107 करोड़ रुपए की संपत्ति दर्ज हुई। 2021-22 में अब तक 395 मामले दर्ज हुए और 8,989 करोड़ रुपए की संपत्ति दर्ज की गई है, जब्त की गई है, माफ कीजिएगा। हमारे साथ एमएल शर्मा साहब जुड़ गए हैं। शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विजय त्रिवेदी बोल रहा हूं न्यूज इंडिया से। आप एक ऐसी जांच एजेंसी में लंबे समय तक रहे हैं जिसको लेकर चर्चा होती रहती है। आजकल दो जांच एजेंसीज हैं, ईडी और सीबीआई। उनको लेकर, उनकी जांच को लेकर, उनके इन्वेस्टिगेशन को लेकर हमेशा हंगामा बरपा रहता है। क्या वजह है? क्या जांच करें या ना करें? जांच तो होनी चाहिए। अगर इस बात का संदेह है कि किसी ने अपराध किया है जी, तो जांच अवश्य होनी चाहिए। लेकिन जहां तक हंगामे का सवाल है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जिनके विरुद्ध जांच हो रही है जी, वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं, क्या उनका सोसाइटी में लेवल है, क्या उनका पॉलिटिक्स में लेवल है। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए हंगामा होता रहता है। वैसे कानून की दृष्टि में हर नागरिक बराबर है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या साधारण किसान हो। लेकिन सर, कानून की दृष्टि तो बाद में आती है। पहले तो शर्मा साहब की दृष्टि आती है, सीबीआई की दृष्टि आती है, ईडी की दृष्टि आती है, और उसकी नज़र में ऐसा लगता है कि सब लोग बराबर नहीं हैं। कुछ हद तक आपका ये कहना सही है। कारण ये है कि हमारे भारत में चेरी पिकिंग होता है, सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। जी, जो सत्ता में हैं उनके विरुद्ध ऐसी जांचें नहीं होती हैं। मर्डर और रेप को छोड़ दीजिए, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है या मनी लॉन्ड्रिंग है, साधारणतया उनके विरुद्ध जांचें नहीं होती हैं। और जो ऑपोजिशन में हैं उनके विरुद्ध जांचें होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन के विरुद्ध जांचें होती हैं गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी। तो इसलिए दृष्टि की जो आपने बात कही है उसमें कुछ हद तक सत्यता है। और ये कोई नई बात इस सरकार की नहीं है, हमेशा से ही ऐसा होता आया है। जी, इसका मतलब सभी राजनीतिक दल जो सरकार में रहते हैं, पावर में रहते हैं, वो अपने जो प्रतिद्वंदी हैं, अपने विरोधी हैं, उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल करते हैं। आप ऐसा कह रहे हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ जी, जिससे मुझे आप गलत ना समझें। जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनके खिलाफ जांच हो रही है अब वो उनके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए जी, या वो जांच बिल्कुल बेबुनियाद है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जी, लेकिन ऐसा होता है जी। और नहीं, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मेरा भी मानना ये नहीं है कि जिनके खिलाफ जांच हो रही है वो बेबुनियाद है या वो आरोपी नहीं है, उनको दोषमुक्त भी नहीं कर रहे हम ये कह रहे हैं कि उसके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं जो दोषी हैं, जिन पर अपराध है, जिनके खिलाफ मामला होना चाहिए। या तो उनके खिलाफ जांच होती नहीं, या होती है और सरकार बदल जाती है तो फाइल को ऐसे उठाकर आप थोड़ा सा नीचे रख देते हैं, इधर पटक देते हैं। ये मैं पहले आपसे कह चुका हूँ जी, कि एक कहावत है जी, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जी, जो सत्ता में है या जो सत्ता के गलियारों में घूमते हैं जी, वो अक्सर बच जाते हैं। लेकिन उसके पिछले 15-20 साल में दो अपवाद हैं जी, एक तो मर्डर केस में अब ऐसे लोग नहीं बच रहे हैं जी, और दूसरा सेक्सुअल ऑफेंसेस, रेप है या मोलेस्टेशन है, उसमें नहीं बच रहे हैं। लेकिन ये जो वाइट कॉलर क्राइम है, जी, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस है, करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस है, उसमें उनको थोड़ा फायदा मिलता है। सर, इसकी क्या वजह है? माफ कीजिए, क्या मैं ये समझूं ये सच्चाई है। नहीं, सच्चाई है, लेकिन क्या वजह है? हमारे बहुत टॉप क्लास ऑफिसर्स दोनों जगह पर होते हैं, बड़ी सर्विसेज से आते हैं, तो क्या वो ऑफिसर्स कमज़ोर होते हैं या अनजान होते हैं या अनट्रेंड होते हैं या स्पाइनलेस होते हैं? आपने सारे गुण विशेषणों का प्रयोग कर लिया है, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा है। देखिए 2018 जी, से पहले तक जी, जो आपने विशेषण प्रयोग किया है हेड ऑफ एजेंसीज के विरुद्ध, जी, कुछ हद तक उसमें सत्यता थी। जी,
लेकिन 2018 का जो नया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018 आया है, जी अमेंडेड लॉ है, जी उसके बाद अब एजेंसी के हेड के हाथ में कुछ नहीं बचा है। जी अब कानून ये है कि ट्रैप को छोड़ के, यानी कि कोई पैसा रंगे हाथों लेता हुआ पकड़ा जाए, उसको छोड़ के कोई भी जांच प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में तब तक नहीं हो सकती जब तक कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जिसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहते हैं, वो उसकी प्रायर परमिशन ना दे। जी इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटिंग अथॉरिटी है तो उससे परमिशन लेनी होगी, उसके बिना कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है। अगर कोई गवर्नमेंट अपॉइंटी है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। तो अब चीफ्स के हाथ में कुछ नहीं बचा है। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के बारे में है। जी। लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ है और जो ईडी है वो सीबीआई से भी ऊंची निकल गई है, जी उसमें ऐसा कोई बंदिश नहीं है। वो अपने लेवल पे जांच कर भी सकते हैं और जांच नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमें ये देखना होगा कि जो ईडी की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इंक्वायरीज हैं वो सारी पेपर ट्रेल पे हैं, कागज़ पे हैं। पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, जबानी जमा खर्च उसमें नहीं है। अगर पेपर ट्रेल मिल जाती है तो केस बनेगा, पेपर ट्रेल नहीं मिलती है तो केस नहीं बनेगा। जी सर, दो बातें आपने मुझे समझाई, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। प्रिवेंशन एक्ट जो बताया आपने करप्शन के लिए, एंटी प्रिवेंशन एक्ट, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो हेड्स ऑफ एजेंसी है यानी सीबीआई के हेड हैं उसके हाथ में तो नहीं है, लेकिन ये ताकत आपने इसकी संभावनाएं और ज़्यादा कर दी कि सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं या उनकी पसंद के जो लोग हैं उन पर मुकदमा रोका जा सकता है, टाला जा सकता है। ठीक बात कह रहा हूँ मैं? समझ में ठीक आया मुझे? विजय जी, आप जर्नलिस्ट हैं, मुझे बिल्कुल सही आया। आप जर्नलिस्ट हैं, आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। कानून बनाता कौन है? जी, सरकार कानून बनाती है। जिसके हाथ में सत्ता होती है वही कानून बनाता है। जी। और ये 2018 का जो एक्ट है उसमें ये प्रावधान डाल दिया गया है। इसलिए एजेंसीज के हाथ में अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, सिर्फ ट्रैप कर सकते हैं जी। ना वो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस बना सकते हैं। अच्छा, शोइंग अनड्यू फेवर्स, जो जिसको हम पहले कहते 13(1)D, वो तो कानून के खिताब से ही हटा दिया गया है। तो ये सारी विडंबनाएं हैं। तो ये हमारी इवॉल्विंग डेमोक्रेसी में ये सारी दुविधाएं हैं जिनको हम फेस कर रहे हैं। मतलब हमें खुश होना चाहिए कि सीबीआई का नया दफ्तर जो है अच्छा बना हुआ है, ये भी खुशी होने की बात है, बस इतना काफ़ी है। इससे जुड़ी दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ कि आजकल एक नई डिबेट शुरू हुई कि राज्यों की सरकारें जो हैं वो जो परमिशन देनी चाहिए थी उसको लेकर एक बड़ा विवाद हुआ है। उसको थोड़ा सा मुझे समझाइए, उसका क्या मायने हैं और क्या हो सकता है उसमें? देखिए पंडित जी, उसका मायना ये है कि जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, उसी को आजकल हम सीबीआई कहते हैं जी। उसमें प्रावधान ये है कि यूनियन टेरिटरी में तो सीबीआई का सो मोटो जुरिस्डिक्शन होता है, कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन किसी स्टेट में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टेट में आता है, तो वो तफ्तीश नहीं कर सकते हैं। वो तफ्तीश तभी कर सकते हैं जब राज्य सरकार पूर्व अनुमति दे। जी। अगर राज्य सरकार पूर्व अनुमति देती है और केंद्रीय सरकार उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है। जी। अब ये कंसेंट जो है लोग जानते नहीं हैं, पेपरों में लिखते रहते हैं, तरह तरह की बातें। जी। दो प्रकार की होती हैं। जी। एक तो होती है जनरल कंसेंट। जी। जनरल कंसेंट का मतलब ये हुआ कि मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट हूँ, मैंने ये कह दिया कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारी जो महाराष्ट्र स्टेट में काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध सीबीआई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कार्रवाई कर सकती है। उस बार बार हर केस में आने की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं जनरल कंसेंट। जी सर। लेकिन उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जो लिप्त होता है, चाहे वो प्राइवेट आदमी हो चाहे वो राज्य सरकार का आदमी हो, उसके खिलाफ भी जांच हो जाती है। जी। स्पेशल कंसेंट ये होती है, इंडिविजुअल कंसेंट ये होती है, जैसे कोई मर्डर केस हुआ जी यूपी में, तो वो यूपी पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। यूपी पुलिस उसको केंद्रीय सीबीआई को देना चाहती है, तो हर केस में वो इस तरह की कंसेंट देती है, तभी सीबीआई उस केस को ले सकती है। अब विड्रॉल ऑफ कंसेंट, विड्रॉल ऑफ कंसेंट का मतलब ये हुआ कि पहले मैंने अनुमति दी और बाद मैंने अनुमति वापस ले ली। तो जब अनुमति वापस हो जाती है
तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है जहाँ का है वहीं का वहीं खड़ा हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। 9 राज्य सरकारें हैं जिन्होंने पिछले 2-3 साल में कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है जी। लेकिन मेरा विचार ये है कि ये राज्य सरकारें बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हैं जी। कंसेंट को विड्रॉ करना राज्य सरकारों के हित में नहीं है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो। मैं आपका कारण बताता हूँ जी। पहला तो ये है कि कंसेंट को विड्रॉ करके आप करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको एनकरेजमेंट दे रहे हैं कि कोई करप्ट करे, हम सीबीआई को जांच नहीं करने देंगे, और खास तौर से केंद्रीय सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध जांच नहीं करने दे रहे हैं, तो आप करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं जी। दूसरा ये है कि राज्य सरकारें जब प्रेशर में आती हैं, और ख़ास तौर से लॉ एंड ऑर्डर संबंधी मैटर, मर्डर हो गया, टेररिस्ट क्राइम हो गया, तो उनके पास इतने साधन नहीं होते। साधन तो होते हैं, साधन हो भी तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि भाई ये तफ्तीश सही होगी, तो मजबूरन उनको सीबीआई के पास आना पड़ता है। तो एक बार तो आप कंसेंट विड्रॉ करते हैं, जब प्रेशर में आते हैं तो आप कहते हैं भी हमारा केस ले लो। तो ये जो ढिलमिल नीति है ना, ढुलमुल नीति है राज्य सरकारों की, ये सही नहीं है जी। करप्शन किसी के हक में नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो इस पार्टी की सरकार हो, चाहे वो उस पार्टी की सरकार हो। इसलिए कंसेंट एक बार दे दिया, उसको विड्रॉ करने का कोई औचित्य नहीं है। बेसिकली पॉलिटिकल ये है, नेता लोग सोचते हैं कि साहब केंद्र सरकार हमारे विरुद्ध है, इसलिए हमारे विरुद्ध ये कार्रवाई करेगी। अरे भाई, आपको समझना चाहिए कि आजकल जो दोषी आदमी है उसको पकड़ना मुश्किल हो रहा है, जो निर्दोष आदमी है उसको आप कैसे पकड़ सकते हैं? तो मेरा ये कहना है इस बारे में। नहीं, तो आपने बहुत अच्छे से इस बात को समझाया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि फिर क्यों राज्य सरकारें जो है इसको खिलाफ जा रही हैं और बार बार कहती हैं। मैं रोज़ पढ़ता हूँ कि वो कहते हैं कि नहीं, ये केंद्र सरकार हमारे लोगों के खिलाफ पड़ी हुई है, इसलिए ये जांच करवा रही है। और एक चीज़ और समझाइए, कहते हैं कई बार कि वो छापा हुआ, सीबीआई गई थी तो बोले कि हमको तो बताया ही नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं बताया या लोकल थाने को नहीं बताया। ये क्या चक्कर क्या है? ये एक बात तो ये है कि पहला सवाल आपका ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार राज्य सरकारें चू चू करती हैं जी। इट इज़ प्योर पॉलिटिक्स जी। इसमें और कोई लीगल एंगल नहीं है, इट्स प्योर पॉलिटिक्स। कोई केंद्र सरकार को पसंद नहीं करता तो वो ये कहना शुरू कर देता है, इनका रवैया गलत है मेरे हिसाब से। मैं 18 साल सीबीआई में काम किया हूँ, इसलिए अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। दूसरा, राज्य सरकार का ये कहना कि हमें पहले बताया नहीं, ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है सीबीआई का रेड करने के लिए। असल में रेड करने से पहले उसको बिल्कुल बात को गुप्त रखा जाता है जी। अगर मान लो रेड करने से पहले आपने हल्ला कर दिया थाने में जाके बता के, तो फिर मतलब वो जो सर्च है उसका कोई मतलब ही नहीं बचेगा। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कोई मर्डर केस है, किसी क्रिमिनल को पकड़ना है, उसके पास असला बारूद है, तो अपने विचार से, अपने डिस्क्रिशन पे स्थानीय थाने को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, उससे मदद मांगी जाती है। लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, ये मदद मांगी जाती है अगर ज़रूरी समझी जाती है जी। तो सीबीआई के रेड या जो ईडी के रेड होते हैं, जनरली ये वाइट कॉलर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं या बिजनेस वाले होते हैं। तो उनसे तो ये कोई उम्मीद नहीं करता है कि वो अटैक कर देंगे या हंगामा करेंगे या कुछ करेंगे। वो कानूनी दाव पेच वकीलों के थ्रू खेलते हैं, तो खेलते रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उनका अधिकार है वो जी। सर, आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने एक ज़माने में कहा था कि पिजन इज केज, पैरट इन केज, तो ये तोता जो है वो पिंजरे से निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, या कैसे निकलेगा? ये सुप्रीम कोर्ट ने मजाक करी थी। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट मजाक भी कर लेता है, कोई पिंजरा विंजरा नहीं है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट तो सबके बारे में सब कुछ बोल देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये भी सुनना चाहिए कोर्ट सिस्टम के बारे में आम आदमी चुपचाप क्या बोलता है। तो इसको भूल जाइए, इसको उस तरह से मत देखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक स्टेज आई थी जब सीबीआई में 1 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर, अब उनका नाम नहीं लेना चाहता, मेरे सारे जूनियर थे, वो एक ही स्टेट से आए थे और उनकी परफॉर्मेंस एक जैसी ही थी। तो उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसको भूल जाइए। लेकिन सब डायरेक्टर ऐसे नहीं रहे हैं। मैंने 12 डायरेक्टर्स के नीचे काम किया है, तो
उस वक्त ऐसी गिरावट नहीं आई थी। गिरावट तो अब आई। पिछले एक डायरेक्टर के खिलाफ तो मैंने इंक्वायरी करी थी, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे दी थी, वो डायरेक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। कुछ हद तक हर नागरिक केज पैरट है जी। आप भी केज पैरट हैं जी। और जो सिविल सर्विस में है वो भी केज पैरट है, और जो आर्मी का जनरल है वो भी केज पैरट है। और मैं कंटेम्प ना हो जाए ये भी कहना चाहता हूँ, कुछ जुडिशरी, पूरी नहीं, वो भी केज पैरट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं जितने भी केस पैरट आपने बताए वो सब आज़ाद हो जाएं और वो तोते आसमान में उड़े। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, मेरा ज्ञानवर्धन किया। अपना ख्याल रखिएगा सर, बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे पोल में एक सवाल पूछा था कि क्या कांग्रेस को कानून व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा नहीं है, कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, जुडिशरी पर भरोसा नहीं है। इस पर लोगों ने अपनी राय हम तक पहुंचाई है और 62% लोगों ने हाँ के पक्ष में पोल किया, यानी कांग्रेस के बारे में वो सोचते हैं कि उसको भरोसा नहीं है हमारी कानूनी व्यवस्था पर। 38% जनता ने ना के पक्ष में पोल किया है। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, जनता की बात सुनी, और अब आखिर में छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। जिस सत्य को राजनीतिक पार्टियां आला लगाकर सुनने की कोशिश कर रही हैं, उसकी आवाज पॉलिटिकल डेसिबल में लो हो गई है। हर किसी ने सत्य के अलग अलग नंबर का चश्मा पहन रखा, किसी को धुंधला, किसी को कम, तो किसी को साफ दिखाई दे रहा है। इसी बीच बयानबाजी है, ईडी में हाजिरी है और रायसीना में जताना नाराजगी है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अगर पक्ष ये जानता है कि सत्य क्या है तो उसे उसको विपक्ष को नहीं डराना चाहिए, और अगर विपक्ष ये जानता है कि सत्य क्या है तो फिर उसे डरना नहीं चाहिए। हो सकता है सबका अपना अपना सच हो, लेकिन मजा तो तब है जब सच का सामना डट कर किया जाए, क्योंकि सत्यमय जयते। और अब शो के आखिर में हमारा लास्ट सेगमेंट, इसको देखा क्या। देश के कई जिलों में अग्निपथ योजना के खिलाफ हजारों युवा सड़कों पर उतरे। ट्रेन में आग लगाई, तोड़फोड़ की गई, कई घायल हुए तो कुछ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये वो युवा हैं जो सेना में भर्ती होकर देश सेवा का सपना देख रहे हैं, लेकिन जो कुछ इन्होंने किया वो किसी देशभक्त की निशानी नहीं लगती। विरोध करने के और भी तरीके हो सकते हैं। देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर आप कैसा विरोध करना चाहते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आज हम आपको इसको देखा क्या में भारतीय सेना के जज्बे और हौसले का वीडियो लेकर आए हैं, जो 13 लाख से ज्यादा सैनिकों के शौर्य को दिखाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना भी ख्याल रखिए और उनका भी ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।